हम पदोन्नति के बारे में चर्चा कर रहे थे। पदोन्नति का दूसरा सिद्धांत है योग्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। इस सिद्धांत के अंतर्गत पदोन्नति का आधार कर्मचारी की योग्यता, गुण, स्वभाव, लगन, कार्य तत्परता, कुशलता और ईमानदारी आदि होते हैं। लेकिन यह सब कुछ मालूम करना काफ़ी कठिन कार्य है। अब प्रश्न उठता है कि योग्यता, कुशलता और अन्य गुणों की जांच किस प्रकार की जाए, और अगर जांच के तरीकों को ढूंढ निकाले भी तो यह आवश्यक होगा कि वे तरीके व्यक्ति निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव परीक्षाएं हों। वर्तमान युग में इस प्रकार की जांच की परीक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला है पदोन्नति परीक्षा। ये 3 प्रकार की होती है। पहली है खुली प्रतियोगिता परीक्षा। भर्ती में जिस प्रकार की खुली प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार इस परीक्षा में सेवा के बाहर के व्यक्ति भी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की परीक्षा की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि पदोन्नति केवल सेवा में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए होती है, फिर बाहर के लोग क्यों भाग लें। यह प्रणाली उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु व्यापक क्षेत्र प्रदान करती है। दूसरा, सीमित प्रतियोगी परीक्षा, लिमिटेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह प्रतियोगिता उन लोगों के लिए होती है जो सेवा में पहले से ही अमुक पद पर कार्य कर रहे हैं। इसमें अनुभवी कर्मचारी ही पदोन्नति पाते हैं। ऐसी परीक्षा में उनके कार्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत में सचिवालय सेवाओं में इसी प्रणाली को अपनाया जाता है। तीसरा है उत्तीर्ण परीक्षा, पास एग्जामिनेशन। इस परीक्षा के अंतर्गत प्रत्याशी को केवल परीक्षा में उत्तीर्ण मात्र होना पड़ता है। इसमें प्रत्याशी को निर्धारित न्यूनतम योग्यता का ही परिचय देना पर्याप्त है। पास होने वाले प्रत्याशियों की एक सूची बना ली जाती है और फिर रिक्त स्थानों पर सूची के आधार पर पदोन्नति कर दी जाती है। राजस्थान में लेखांकन लिपिकों, अकाउंट क्लर्क्स के लिए इसी प्रकार की परीक्षा होती है। भारत में यह प्रणाली काफ़ी प्रचलित है। यह पद्धति सैद्धांतिक अधि है। इसमें कर्मचारी के विवेक, चातुर्य, उपक्रम को तरजीह नहीं दी जाती है। परीक्षा पद्धति की आलोचना। एक तो इस प्रकार की परीक्षा प्राय व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होती है। दूसरे, पक्षपात, भ्रष्टाचार, सनक के आधार पर पदोन्नतियों का बाजार गर्म हो जाता है। तीसरे, इस प्रकार की परीक्षाएं बौद्धिक व मानसिक स्तर तो मालूम कर लेती हैं, लेकिन व्यक्तित्व की जांच नहीं कर सकती है, जबकि उच्च पदों में प्रशासकीय दक्षता, विवेचन शक्ति, पहलकदमी, चातुर्य, विवेक शक्ति, दूरदर्शिता आदि गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। अमेरिका को छोड़कर अन्य राष्ट्रों में इस प्रकार की परीक्षाओं में कम ही विश्वास किया जाता है। चौथा है सेवा अभिलेख अथवा कार्यकुशलता माप, सर्विस रिकॉर्ड और एफिशिएंसी रेटिंग। जांच की इस विधि के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी की सेवा का एक अभिलेख रखा जाता है। वरिष्ठ अधिकारीगण इन कर्मचारियों की कार्य संपन्नता की योग्यता का मूल्यांकन इन विवरणों के आधार पर करते हैं। इन सेवा अभिलेखों के आधार पर रिक्त स्थानों पर पदोन्नति होती है। इस अभिलेख में प्राय इन मानवीय गुणों का उल्लेख किया जाता है, जैसे कर्मचारी का संगठन संबंधी ज्ञान, व्यक्तित्व और चरित्र बल, उत्तरदायित्व ग्रहण करने की क्षमता, स्वप्रेरणा, पहलकदमी, विवेचन शक्ति, परिशुद्धता, पर्यवेक्षण क्षमता, उत्साह, बातचीत का ढंग, व्यवहार कुशलता तथा पद संबंधी आचरण आदि पर अधिकारी 3, 4 या 5 शीर्षकों में अपनी राय लिखता है। क्या वह कर्मचारी पदक्रम ग्रेड के औसत से ऊपर है या नीचे है या औसतन है। इन पूर्तियों पर विभागीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर होते हैं ताकि बाद में इनमें कोई परिवर्तन न कर सके। इसी के साथ अधिकारी या कर्मचारी को पदोन्नति संबंधी योग्यता में यह भी लिखता है कि कर्मचारी ए साधारण रूप से योग्य है, दूसरा उच्च रूप से योग्य है, तीसरा योग्य है, चौथा अभी तक योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति को पदोन्नति के योग्य नहीं समझा जाता है उसे इस तथ्य की सूचना दे दी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कार्यकुशलता माप को अत्यधिक मान्यता प्रदान की है। कार्यकुशलता मापों में मुख्य भेद निम्न है। पहला, उत्पादन अभिलेख, प्रोडक्शन रिकॉर्ड, बिंदु रेखीय दर मापमान, द ग्राफिक रेटिंग स्केल, और व्यक्तित्व तालिका, पर्सनैलिटी
इन्वेंट्री। पहला है उत्पादन अभिलेख। उत्पादन अभिलेख या उत्पादन विवरण के आधार पर कर्मचारी की कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। इस पद्धति का प्रयोग केवल उन्हीं कर्मचारियों के कार्य के लिए किया जाता है जिनके कार्य के परिणाम का उत्पादन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। टाइपिस्ट व स्टेनोग्राफर और यंत्र चालक के कार्य के संबंध में उत्पादन विवरण रखा जा सकता है। इन कर्मचारियों का कार्य पुनरावृत्ति प्रकार का होता है और उनके कार्य को मापा जा सकता है। इस उत्पादन अभिलेख को अन्य गुणों जैसे समयनिष्ठता, परिश्रमशीलता, उपस्थिति और अनुशासनशीलता आदि अनेक गुणों के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह पद्धति प्रशासकीय व पर्यवेक्षणीय कार्य संपन्न करने वालों पर लागू नहीं की जा सकती। दूसरा है बिंदु रेखीय मापमान। इस पद्धति में एक प्रपत्र फॉर्म का प्रयोग होता है जिसमें कुछ सेवा संबंधी तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। अधिकारी उन तत्वों पर निशान लगाता है जो कि उसकी राय में कर्मचारी में पाए जाते हैं और फिर उनके आधार पर कर्मचारी में पाए जाने वाले गुणों का मूल्यांकन कर लिया जाता है। पहला है परिशुद्धता, दूसरा प्रायश्चितता, कार्य की स्वच्छता व क्रमबद्धता, कार्य संपादन की गति, परिश्रमशीलता, कर्तव्यपरायणता, कार्य का ज्ञान, विवेक व सामान्य शक्ति, व्यक्तिगत गुण, पहलकदमी, साधन पूर्णता और कल्पना शक्ति और संगठन करने की शक्ति आदि। इस प्रकार इन तथ्यों पर दिए जाने वाले अंकों के आधार पर कर्मचारी के गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। तत्पश्चात उसकी पदोन्नति की जा सकती है। तीसरा है व्यक्तित्व तालिका। इस पद्धति का प्रतिपादक जे.बी. प्रोबेस्ट हैं, जिसने प्रोबेस्ट रेटिंग पद्धति के आधार पर पदोन्नति का सुधरा हुआ रूप हमारे सामने रखा है, जिसके कुछ लक्षण निम्न हैं। पहला, इस पद्धति में सेवा से संबंधित मानवीय स्वभाव के तत्वों की एक व्यापक सूची तैयार की जाती है। दूसरा, मापक अधिकारी रेटिंग ऑफिसर इस सूची में से कुछ ऐसे तत्वों को छांट लेता है जिनसे किसी कर्मचारी का स्वभाव अच्छी प्रकार से मालूम हो जाए। जे.बी. प्रोबेस्ट ने अपनी पद्धति में कर्मचारी के अनेक गुणों तथा अवगुणों का उल्लेख किया है जो निम्न है। पहला है आलसी, दूसरा मंद गति से कार्य करने वाला, तीसरा तेज तथा सक्रिय, चौथा कार्य के लिए अधिक आयु वाला, पांचवा शारीरिक दोष छोटे मोटे, छठा शारीरिक दोष गंभीर, सातवां काम में रुचि न लेने वाला, आठवां अत्यधिक बात करने वाला, नौवां है अत्यधिक स्पष्टवादी, नेक्स्ट स्वयं को अधिक महत्व देने वाला, वर्ग के रूप में अच्छा कार्य करने वाला, वर्ग के रूप में अच्छा कार्य न करने वाला, आलोचना और सुझावों से क्रुद्ध होने वाला, अन्य लोगों के साथ व्यवहार, अधिक विचारशीलता, सामान्यतः खुश रहने वाला, अधिक वाद विवाद करने वाला, असामान्य रूप से विनयशील, प्राय असंतुष्ट रहने वाला, प्राय शिकायत करने वाला, गलत निर्णय लेने वाला, ठीक निर्णय लेने वाला, समय पर युक्ति संगत तर्क करने वाला, और लास्ट है अन्य लोगों को समय पर सहयोग देने वाला आदि। इन उपरोक्त गुणों और अवगुणों के आधार पर कर्मचारी के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन माप की समस्त प्रणालियों में व्यक्तिनिष्ठता का तत्व मौजूद रहता है। अतः मापक अधिकारी को इस क्षेत्र में पूर्ण प्रशिक्षण देना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें विभागाध्यक्ष का व्यक्तिगत निर्णय। प्राय सभी राष्ट्रों में सभी प्रकार की पदोन्नति के लिए विभागाध्यक्ष या उच्च अधिकारियों का व्यक्तिगत निर्णय या मत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीर्घकाल का कर्मचारी का कार्य, उसका स्वभाव आदि देखने का अवसर उसके पदाधिकारियों को मिलता है, जिसके आधार पर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन यह निर्णय या मत पदाधिकारी की श्रेष्ठ निर्णय करने की क्षमता पर आधारित होता है। कर्मचारियों में आमतौर पर यह भावना प्रचलित है कि अधिकांश पदाधिकारी भ्रष्टाचार, रिश्वत, व्यक्तिगत पसंद आदि से अधिक प्रभावित होते हैं,
जो कर्मचारी पदाधिकारियों की अधिक सेवा करते हैं उनके निजी स्वार्थों का ध्यान रखते हैं, उन्हें प्राय पदोन्नति के लिए वह अधिकारी प्राथमिकता देता है, जबकि योग्य, आत्मनिर्भर व कुशल और स्वतंत्र विचार वाले कर्मशील यूं ही रह जाते हैं। लेकिन विभागीय पदोन्नति मंडलों की स्थापना करके उक्त कमियों को दूर किया जा सकता है। इन मंडलों में बाहर से 1-2 सदस्य जैसे लोक सेवा संघ आदि के सदस्य सम्मिलित किए जाने चाहिए, जो कि निष्पक्ष रूप से कर्मचारी की योग्यता का अनुमान लगा सके। इस मंडल को पदोन्नति संबंधी निर्णय लेते समय कर्मचारी की ज्येष्ठता, सेवा अभिलेख व योग्यता आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे मंडलों के निर्णय से असंतुष्ट कर्मचारी आगे भी अपील कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह उचित होगा कि पदोन्नतियां कुछ समय के लिए अस्थायी हों, ताकि असंतुष्ट कर्मचारी के अपील का निर्णय होने तक दुखदायी स्थिति से बचा जा सके। एक निश्चित काल के पश्चात ही उन कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की जा सकती है। इन उपरोक्त परीक्षाओं और योग्यता जांच के साधनों का मुख्य उद्देश्य सही प्रकार से योग्य और कुशल कर्मचारियों को पदोन्नति देना है, ताकि सेवाओं में संतोष, सहयोग, कर्तव्यनिष्ठता, उच्च मनोबल और सुदृढ़ता बनी रह सके। थैंक यू।